पहला और सबसे शानदार उदाहरण मित्रों मेरे मित्र का है, जिसका नाम गौतम है। गौतम 12-13 साल पहले सोनभद्र एक ज़िला है, सुदूर यूपी में सोनभद्र से आया था, जहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे तो उसको मिनी गोवा भी कहते हैं। वहाँ पे एक नदी है, सोनभद्र नदी। उसका बीच इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि गोवा में आ गए हैं। गौतम वहाँ से आकर एक कुरियर बॉय की जॉब करता है। पहले वो अखबार फेंकने का काम करता है घरों में, फिर वो कुरियर बॉय 1800 रुपये की जॉब करता है। उसके बाद मित्रों मैं जहाँ से उसको जानना शुरू किया, वहाँ उसको ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी में एक सेल्स कोऑर्डिनेटर की जूनियर वैकेंसी पे जॉब मिली। इसमें शायद उसको 4-1 हज़ार रुपये तनख्वाह थी। आप हैरान होंगे जानकर, और मैं दावा करता हूँ आपके आसपास भी ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा आंखें खोल के कॉमन सेंस को चमका के देखिएगा। आज मित्रों गौतम क्लब महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट्स में, जिनके 150 रिजॉर्ट्स हैं संसार भर में, सभी 5 स्टार से ऊपर हैं, उसमें वो 4 राज्यों का रिटेंशन इंचार्ज है। ये गौतम की कहानी है। मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। और गौतम अनस्किल्ड था। गौतम के पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जिसके दिखा के उसको जॉब मिल सकती थी। आप मानते हैं कुरियर बॉय तो अनस्किल्ड ही होगा ना जी। ये ऐसा एक एग्जाम्पल है जो मेरे सामने है, हमारे साथ है। और आज गौतम की कमाई ऐसी है कि मेरे जैसे लोग भी उससे उधार ले सकते हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। दूसरा मित्रों उदाहरण मैं दूंगा मेरे होम टाउन का। छोटा सा गांव है यमुनानगर के पास, रादौर, जहां से मैं आता हूं। वहां पे एक इलेक्ट्रीशियन है। वो इलेक्ट्रीशियन एक मेहनतकश सिख परिवार का लड़का है, जो अनोखा साउंड सर्विस के नाम से काम करते थे पहले। अब वो साउंड सर्विस नहीं करते, और उस लड़के का नाम सुब्बा है। हम उसको सुब्बा जानते हैं, अब रियल नेम नहीं पता। एक दिन मैं और सुब्बा कहीं फंक्शन में थे, तो मैंने देखा सुब्बा अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन को बार बार स्विच ऑफ करता है। मैंने पूछा तू बार बार स्विच ऑफ क्यों कर रहा है फ़ोन? तो सुब्बे ने जो मुझे बताया मुझे हैरान कर गया। उसने मुझे दिखाया उसके फ़ोन में किसी भी एक वक्त पे लगभग 100 मिस कॉल्स रहती हैं। कारण ये कि यमुनानगर तक के पूरे प्लाईवुड इंडस्ट्री वाले लोग, सारी इंडस्ट्रियल एरिया के लोग सुब्बे को बुलाकर उससे इलेक्ट्रिकल काम कराते हैं। और सुब्बा एक अनस्किल्ड लेबर बन के रह सकता था अगर उसको सरकार की दी हुई योजनाओं में रस आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज वो अच्छा कमाता है और बहुत बिजी है, और उसकी डिमांड है, उसकी वैल्यू है, लोग उसको बुलाते हैं। खुद मैंने एक बार रादौर में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया था, उसका सारा इलेक्ट्रिकल काम सुब्बे से कराया था। ये मित्रों दूसरा उदाहरण है। सुब्बे का नंबर भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे बात कर लूँगा पहले। और वो आप रादौर में किसी को पूछ सकते हैं, सारा शहर उसको जानता है, सुब्बा इलेक्ट्रीशियन। तीसरा उदाहरण मित्रों एक महिला का है जिसका नाम रेखा है। मैं धर्मशाला में रहा हूँ 1 साल, हिमाचल के धर्मशाला में। हमारे घर पे फुल टाइम उसने मेहरी का काम किया। तो उसने सुबह 2 घंटे आना, फिर चले जाना, सफाई वगैरह खाना बना के चले जाना, फिर घर में लिफाफे बनाना या कोई और काम करना, फिर उसने दोपहर को आना, फिर उसने शाम का ब्रेक लेना, फिर रात को आना रात का भोजन बनाने के लिए। उसके पति को मैं अच्छे से जानता हूँ। उसका नाम मेरे ख्याल से मक्खन है, मक्खन सिंह ऐसा ही नाम है कुछ। उसको POP का काम बहुत अच्छा आता है। रेखा ने और मक्खन ने मिलकर एक दिन मेरी पत्नी को उसके घर जाने का मौका हुआ। उसने वापस आके मुझे बताया कि रेखा के घर में हमारे घर से ज़्यादा सामान है। मतलब उसने अपनी बेटियों के लिए दहेज भी बहुत इकट्ठा किया हुआ है, बहुत चीज़ें उसने हासिल की हुई हैं। कैसे? मेहनत करके, अनस्किल्ड होने के बावजूद मेहनत करके, बचत करके। ये तीसरा उदाहरण है। चौथा उदाहरण मैं आपको मित्रों दूंगा अपनी ही ज़िंदगी में, मैंने आपसे पहले ही कहा, चारों उदाहरण मैं अपने आसपास के दे रहा हूँ।
हमारे शहर सोलन में एक इंटीरियर, जब नया मकान बनता है तो उसके इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है एक लड़के को जिसका नाम जावेद है। आप पूरे सोलन शहर में किसी से पूछ लीजिए, जावेद को आप स्कूटी पे घूमता पाएंगे पहाड़ों में। और वो इस शहर का अनस्किल्ड आदमी था आज से 10 साल पहले। आज वो इस शहर का सबसे बड़ा इंटीरियर डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्टर है। उसने चुनाव किया कि वो अनस्किल्ड लेबर नहीं रहेगा। और ऐसे एग्जाम्पल मैं कितने दे दूं आपको, ये 4 तो मेरे आसपास के ही मैंने दे दिए। मेरे घर के पास एक इलेक्ट्रीशियन है हरविंदर जी, उनका भी नंबर मैं दूंगा। हरविंदर जी को भी हर वक्त फ़ोन आते रहते हैं, मैंने उनको आधे घंटे का काम करके 200 रुपये कमाते देखा है, 1 घंटे का काम करके 400 रुपये कमाते देखा है, कभी 1 घंटे का 200, कभी 1 घंटे का 300, कभी 1 घंटे का 400। और उनके पास भी कोई कमी नहीं है पैसे की। ये 5 उदाहरण मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको अपने पास के दिए हैं, बिल्कुल ज़िंदगी के, अपने साथ के। इसके अलावा तो एक रिक्शे वाले की कहानी है। दूर के लोग तो बहुत ही सारे हैं ना। आप जब YouTube पे बहुत सारा मसाला ढूंढते हैं रात को या दिन में कभी भी, तो ये भी ढूंढ के देखिए एक दिन कि एक रिक्शा पुलर था दिल्ली में। उसको रिक्शा चलाने का बड़ा अच्छा लगता था, किसी सवारी को उसके मकाम तक पहुंचा के पैसे लेके बड़ा खुश होता था। जैसे आपने सुना है कुली पिक्चर में अमिताभ बच्चन को तांगे वाला बताया गया है। तो जब मैं बचपन में था तो वो मैंने पिक्चर देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई कि मैं भी तांगा चलाऊंगा। क्योंकि तांगा चलाना, घोड़े को, एक ज़िंदा घोड़े को अपनी ज़िंदगी में होना, उसको चारा खिलाना और तांगे से लोगों को सामान उठा के लोगों को अपने गंतव्य पहुंचाना, उनसे शुक्रिया लेना, उनसे पैसा लेना, ये बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित करता था। तो ऐसे ही रिक्शा पुलर था एक दिल्ली में, जिसने एक रिक्शा से 2 बनाए। फिर उसने लोगों को ऑफ़र दिया कि आप रिक्शा में इन्वेस्ट कीजिए 15-20 हज़ार रुपये। शायद उस वक्त रिक्शा 2000 में आ जाता होगा। ये लगभग 15 साल पुरानी कहानी है। और रिक्शा को मैनेज उसने किया, इन्वेस्टमेंट लोगों से करवाई। धीरे धीरे मित्रों, ये कहानी इंडिया टुडे में मैंने छपी थी, मैगज़ीन में देखी थी कि आज वो 4000 रिक्शाओं को कंट्रोल करता है, 4000 रिक्शाओं को उनका मैनेज करता है। तो मैं फिर कहूँगा, अगर मज़दूर अनस्किल्ड लेबर चाहे तो भारत जैसे देश में जहाँ पे काम करने के इतने मौके हैं, इतनी पॉपुलेशन है, आप कोई भी सर्विस देना शुरू कर दीजिए मेहनत के साथ, अच्छे इरादे, अच्छी नीयत के साथ। आप कोई भी सर्विस देंगे, लोग खरीदेंगे, बशर्ते कि आप उनको अच्छे से सर्विस दे रहे हैं और उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको केयर भी दे रहे हैं साथ साथ, है ना। तो फिर मैं इस विषय को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। अगर गरीबी को मेंटेन नहीं करना है, गरीबी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप ये बताइए, आज़ादी से पहले बंधुआ मजदूरी थी, फालतू अनाप शनाप लगान था, क्या वो चीज़ें अब हैं? आपने फिल्मों में देखा है ना, मज़दूर बंदूक उठा के डाकू बन जाता है और फिर वो बड़ा फेमस डाकू हो गया। तो फिर वो अपने गांव के महाजन के पास गया, उसके कान पे बंदूक लगाई और उससे कहा, मेरी माँ के कंगन वापस कर लाला। तो क्या ऐसा अब करना पड़ता है? क्या वो महाजनगिरी, क्या वो जब गांव का महाजन ही एक बैंक होता था और वो जितना चाहे सूद लगा दे, आपके अंगूठे लगवाते रहे? फिल्में भरी पड़ी हैं ऐसी कहानियों से। ऐसा अब तो नहीं हो रहा। तो गरीब बने रहने की मशक्क़त जो है वो गरीबी से बाहर निकलने की मशक्क़त से ज़्यादा है। अगर गरीब ये सोच ले, मैं गरीबों को बोलूँगा, सभी को बोलूँगा कि अगर आप चाहें कि आप गरीब ना रहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती है। आपको पाँव के नीचे रौंदा जाएगा, आपको इसी तरह हाईवे पे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा जब तक आप अपने आप को बेचारा, अपने माइंडसेट को बेचारा, अपनी ज़िंदगी को तुच्छहीन, दीनहीन सोचते रहेंगे। और मुझे ये कहते हुए मित्रों कोई इतराज़ नहीं,
कोई डर नहीं कि अगर देखा जाए, थोड़ा सा और कॉमन सेंस अप्लाई किया जाए, तो गरीब पॉलिटिकल पार्टियों से, हर पॉलिटिकल पार्टी से रेवड़ियाँ लेता है और उन रेवड़ियों के बदले अपना वोट बेचता है। गरीब योजनाओं का, दान का लाभ उठाता है। तरह तरह की योजनाएं हैं। कहीं साउथ इंडिया में अम्मा किचन चल पड़ी, कहीं 2 रुपये में थाली मिल रही है, कहीं 10 रुपये में थाली मिल रही है। हमारे गरीब के पास क्या इतना भी स्वाभिमान नहीं है कि मैं 2 रुपये की थाली नहीं खाऊंगा? जिसके लिए मैंने मेहनत नहीं की है, मैं नहीं खाऊंगा। तो अगर गरीब चाहे तो वो गरीब रह नहीं पाएगा। गरीब, मेरी नज़र में हिंदुस्तान का गरीब इतना बेचारा नहीं जितना हमें नज़र आता है। मैंने 3 संस्थाओं को इस हालात का जिम्मेदार ठहराया है जो गरीबों के साथ अभी हो रहा है। पहला संस्था गरीब खुद है, दूसरा किसान मजदूर संगठन है, उनके नेता हैं, तीसरी संस्था सरकार है, कोई भी सरकार हो। और मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आप मुझे झुका हुआ समझें, आप मुझसे उसी पॉलिटिकल पार्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा गड़बड़ झाला मैं बोलने को तैयार हूँ। जहाँ पे आप जिस मंच पे कहें मैं बोल दूँगा। मान लीजिए किसी को ये हो, ज़िद हो कि मैं बीजेपी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं जा रहा हूँ, या मैं एक पार्टी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं जा रहा हूँ, या मैं दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो मैं उसी पार्टी पे आधे घंटे का ऑडियो जारी कर दूँगा जिसमें मैं उस पार्टी की सिर्फ कमियाँ ही कमियाँ, और बड़ी बड़ी कमियाँ, ऐसी कमियाँ जो आप नॉर्मली आम आदमी सोच नहीं पाएगा, वो मैं आपको बोल के देने को तैयार हूँ। संसार को मित्रों उद्यमियों की आवश्यकता है। गरीबों की, मजदूरों की भेड़ों की भीड़ बढ़ाने वाली इस कौम की आवश्यकता नहीं है। इस कौम को अगर ये, जब तक ये लोग खुद नहीं चाहेंगे, पहली जिम्मेदारी इनकी है कि ये ऊपर उठें। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं दावा करता हूं इस बात का, आप एक गरीब मुझे सौंपिए, एक यंग लड़का 18-20 साल का जो गांव से आता है कमाने खाने के लिए, मुझे वो आप सौंप दीजिए और मेरे हाथ में उसके पूरे अधिकार हों, उससे क्या काम लेना है, क्या काम उसको आता है, क्या वो कर सकता है, ये सब का फैसला मैं करूं। और वो जो कमाए वो मैं अपने हाथ में रखूं, उसको एक पैसा ना दूं, खर्चा उसका मैं उठाऊं सारा। सिर्फ 5 साल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल मुझे एक अनस्किल्ड लेबर दे दीजिए और उसको कंट्रोल करने का अधिकार, मुझे पूरी स्वतंत्रता दीजिए कि मैं उसके साथ कुछ भी सलूक कर सकता हूँ, मैं उसके साथ बुरा सलूक भी कर पाऊँ, एक तानाशाह की तरह उसको मैं उसके ऊपर रूल कर पाऊँ। तो मित्रों 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, मैं 5 साल के शुरुआत में ही हस्ताक्षर करके देने को तैयार हूँ कि 5 साल बाद ये आदमी आपको मिडिल क्लास में मिलेगा, 5 साल बाद ये व्यक्ति आपको गरीब तबके में नहीं मिलेगा। मेरे गांव में रदौर में एक माली है, मैं बहुत सारे उदाहरण दे चुका हूँ, एक उदाहरण और याद आया है, सबको मालूम है, उसका नाम राम गुलाम है। वो हमारे घरों में आके पौधे लगाना, गमले लगाना ये करता था। आपको मालूम है उसने 2 मकान बना लिए हैं, सारे शहर में चर्चा है। रदौर के लोग सुनते हो तो इस बात की तस्दीक करेंगे कमेंट्स में। राम गुलाम माली जो शिव कॉलोनी में रहता है, आज उस बंदे ने 2 मकान बना लिए हैं, सिर्फ अपने हुनर के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर। और एक अच्छी बात मुझे आज भी उसकी याद है, राम गुलाम काका की, वो मजाक बहुत अच्छा करते थे, है ना। तो एक दिन बात चलती थी कि फलाने गांव के आलू ज़्यादा स्वाद होते हैं, किसी दूसरे गांव के आलू उतने स्वाद नहीं हैं। तो राम गुलाम भाई कहते हैं कि देखिए, जिस गांव के लोग ज़्यादा खेतों में जाते हैं ना सुबह सुबह, उसके आलू ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको। और ये बात सच उन्होंने साबित करके दिखाई। चलिए खैर, ये मजाक की बात हो गई। ये मुझे एक और एग्जाम्पल याद आ गया। तो आप मुझे एक मज़दूर दीजिए, अनस्किल्ड लेबर, प्लेन मज़दूर, 5 साल का कब्ज़ा दीजिए मुझे उसका। मैं 5 साल की शुरुआत, पहले दिन की जब शुरुआत होगी, 5 साल की पहले दिन की शुरुआत पे लिख के हस्ताक्षर करके देने को तैयार हूँ कि वो आदमी 5 साल में आपको मिडिल क्लास में बैठा हुआ मिलेगा, सरकारी योजनाओं पे नहीं पल रहा होगा, मुफ्तखोरी नहीं कर रहा होगा,
आप जानते हैं जब आदमी कोई मुफ्त की चीज़ खाता है जिस पे उसका हक नहीं है तो उसकी आत्मा को कितना दबाव पड़ता है, कितना ज़ख्म पड़ता है। और आत्मा का ज़ख्म तो शायद हम लोगों को नज़र भी नहीं आता, क्योंकि आत्मा ही नज़र नहीं आती ना जी। आत्मा से कोई मेल मिलाप ही नहीं है तो फिर आत्मा के ज़ख्मों से भी मेल मिलाप नहीं होगा, लेकिन आत्मा के ज़ख्म होते हैं। जब भी आप मज़दूर को कुछ रेवड़ी बांटते हैं, उसको दान देते हैं जिस पे उसका हक नहीं है, आप उसकी आत्मा को मारते हैं। और बस मित्रों, अब अंत में मैं एक खाली बात जो मेरी रह गई है, मैं इसको फिनिश करूँगा। कल ही मैं एक मित्र से बात कर रहा था और मुझे बड़े सही वक्त पे 2-4 लोग याद आ गए। मज़दूरों की हालत देख के, आपको याद है आम आदमी पार्टी में एक आदमी था योगेंद्र यादव। आज भी वो कुछ समय पहले तक, आज तो नहीं, कुछ समय पहले तक श्रीमान योगेंद्र यादव खादी का कुर्ता पहनकर, गमछा लेकर टीवी चैनलों पे बैठकर बहुत शानदार हिंदी में भी और इंग्लिश में भी धारा प्रवाह, बहुत नफीस तरीके से, नफासत के साथ वो मज़दूरों की, किसानों की बातें किया करते थे। आपने 1 महीने में उस आदमी का चेहरा देखा क्या कहीं? क्या अगले चुनाव में जब वो आएगा वोट मांगने, उसको शर्म नहीं आनी चाहिए? दूसरा नाम मुझे याद आता है श्रीमान कन्हैया कुमार, जो युवाओं के चहेते बन गए थे एकदम। जेएनयू से उठे छात्र संघ के अध्यक्ष। मैंने उनके भाषण सुने हैं उन दिनों में। क्या बोलते थे वो मोदी के खिलाफ। अरे मोदी चाचा, इतना तो जवाब दीजिए ना, इतना तो जवाब मेरी बात का दीजिए ना। मतलब वो अपने तर्कों से, अपने तर्क शास्त्रों से, और कन्हैया जैसे लोगों का मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार अगर होगी, उनके वक्त में जो भी सरकार गद्दी पे बैठी होगी, उनको उसका विरोध करना ही करना है। आपने कन्हैया को इन मज़दूरों के साथ कभी चलते देखा क्या? अभी 1 महीने से नहीं देखा ना। किसान संगठनों का कौन सा अध्यक्ष, कौन सा लीडर, कौन सा नेता है जो अभी आया है मज़दूरों के साथ शाना बशाना कदम मिला के चल रहा हो? मज़दूरों की जो हालत है, क्या ये सिर्फ 2% 4% सिखों की ही जिम्मेदारी है कि उनको भोजन खिलाएं, लंगर लगाएं? मुझे सलाम करना पड़ेगा सिखों को इस बात के लिए। सिखों ने जो मिसाल पेश करी है, हमेशा कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मज़हब का हो, सिखों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेवा के लिए भाग पड़ते हैं। उनकी सेवा भावना तो आप मानेंगे जी। और योगेंद्र यादव ने एक पार्टी भी बना रखी है जिसका टाइटल ही कुछ मजदूर किसान से संबंधित है। और वो जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, ये लोग तो स्वयं को दलितों का, दबे कुचले लोगों का, क्या दलित और दबे कुचले सिर्फ जात से ही होते हैं? क्या फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग, क्या फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक हम दबे कुचला नहीं मान सकते गरीब मजदूरों को? तो बस मित्रों, यही मैं बोलूँगा कि पहचान के रखिए, ये समय है पहचानने का। गरीबों को बोलूँगा, सभी मजदूर भाइयों को बोलूँगा कि आप ये पहचान के रखिए कि कौन आपके, वो था ना कि मस्ती शौक कहाँ बंदे कबा जानती है, चाक पैरा हनिए गुल को सबा जानती है। मस्ती शौक मतलब शौक की मस्ती, कहाँ बंदे कबा जानती है। कबा मतलब पहनावा, पहनावे का बंधन, पहनावे का जो टिच बटन है। मस्ती शौक कहाँ बंदे कबा जानती है, चाक पैराहनिए गुल को सबा जानती है। गुल का पैराहन, पैराहन मतलब पहनावा, वस्त्र, ड्रेस। चाक पैराहन का मतलब, चाक पैराहनी का मतलब वस्त्रों का खुल जाना। चाक पैराहनिए गुल को, फूल के वस्त्रों के खिल जाने को सबा जानती है। सबा मित्रों सुबह की हवा को कहते हैं, जो ठंडी ठंडी सुबह हवा चलती है, जो फूल खिलाती है। ऐसा कहा जाता है कि फूल खिलता है तो सुबह की हवा के कारण खिलता है। मस्ती शौक कहाँ बंदे कबा जानती है, चाक पैराहनिए गुल को सबा जानती है। और काम का शेर ये है कि कौन ताकों पे रहा, कौन सरे राह गुजार। कौन तो घरों की सुरक्षित ताकों पे रहा, मतलब शेल्फ पे। कौन ताकों पे रहा, कौन सरे राह गुजार, कौन सरेआम चौराहे पे रहा,
कौन ताकों पे रहा, कौन सरे राह गुजार, शहर के सारे चिरागों को हवा जानती है। मस्ती शौक़ कहाँ बंदे कबा जानती है, चाक पैराहनी गुल को सबा जानती है। कौन ताकों पे रहा, कौन सरे राह गुजार, शहर के सारे चिरागों को हवा जानती है। तो ये जितने चिराग आपके पास वोट मांगने आते हैं, जितने चिराग आपसे कहते हैं कि मैं किसान मजदूर संगठन का नेता हूं और मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, आप इसको वोट दे दो, और आज वो अगर आपको व्यक्ति अपने साथ खड़ा हुआ नहीं नज़र आता मजदूरों भाइयों, तो आप जानते हैं अगले चुनाव में क्या करना चाहिए आपको। फिर मैं आखिर में कहूँगा, आप ये याद रखिएगा, मैंने पहली जिम्मेदारी आपके इस हालात की आपके ऊपर डाली है। मेरी नज़र में पहले जिम्मेदार, पहला ओहदा जिम्मेदारी का आपका है, दूसरा किसान मजदूर संगठनों का है, तीसरा सरकार का है। और जाते जाते एक निवेदन और करता जाता हूँ मित्रों से, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इतना समय आप निकालते हैं। फिर कहूँगा कि इस तरह के जो ऑडियोज़ मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई भी इस तरह के गंभीर विषय वाले ऑडियो वीडियो को हो सके आप ईयरफोन लगा के सुनिए या किसी बड़े स्पीकर में प्ले करके सुनिए, आपको एक अलग ही लाभ मिलेगा उसका। इसका लाभ आपको बहुत समझ आएगा जब आप इसको ऊंची आवाज़ में सुन पाएंगे, ईयरफोन में या स्पीकर में। बाकी फिर से धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला, बातों को सुना। कोई मेरी दलील आपको अच्छी ना लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक और बात, मुझे सिर्फ YouTube पे लाइक्स नहीं चाहिए, मैं सिर्फ लाइक्स के पीछे नहीं हूँ। आप एक डिसलाइक का भी होता है, अंगूठा नीचे की तरफ, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक भी करेंगे तो मुझे YouTube पे उतनी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, YouTube के बही खाते में मैं उतना प्रसिद्ध नहीं माना जाऊँगा, लेकिन मुझे तसल्ली ये होगी कि आपने कुछ तो किया, आपने कुछ तो प्रकट किया कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आपने कुछ तो बोला। तो ये मेरा निवेदन सभी से रहेगा कि आप लाइक नहीं तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, बीच वाली रेखा पे ना बैठिए, इस तरफ या उस तरफ। किसी भी विषय में, जीवन में कोई भी विषय हो, आप एक तरफ पक्ष लेना आपको आना चाहिए। इतने तो आप कैपेबल, इतने सक्षम तो आप सभी हो, इतनी कॉमन सेंस तो सभी के पास है कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें आप अपना जहन लगा के सोचिएगा। आपके पास अपनी समझ है। मैं कॉमन सेंस को सहज समझ कहता हूँ। सहज समझ के हिसाब से आपको कैसा लगा, आपकी फीडबैक, आपके कमेंट्स हमारे भी काम आएंगे, आपके भी काम आएंगे। और इसके अलावा आपको लगे कि कोई और विषय है जो मुझसे रह गया है, मज़दूरों का विषय मेरा बहुत फेवरेट और बहुत पसंदीदा विषय नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत लोगों ने मुझे, मतलब 2-3 बहुत क्लोज़ हैं मित्र, जिन्होंने टोक दिया मुझे कि भाई इस पे तो बोलना ही चाहिए आपको। तो मैंने इसके ऊपर इसलिए बोला है। और फिर भी आपको लगे कि कुछ और विषय आपको मुझे बोलना चाहिए था, इसके अलावा कुछ और है जो आप चाहते हो, बहुत जल्दी हम एक पेरेंटिंग के ऊपर सीरीज़ चलाएंगे जिसमें एक अच्छे माता पिता कैसे बने, बच्चों का अच्छा परवरिश, बच्चों का अच्छी अपब्रिंगिंग, बच्चों के साथ अच्छा सलूक कैसे हो कि वो ज़िंदगी में अच्छी कामयाब ज़िंदगी जी पाएँ। तो उसके ऊपर भी एक हम ऑडियो या वीडियो सीरीज़ मैं ज़रूर बोलने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे जब भाव आता है तब मैं बोल पड़ता हूँ। शेष बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।